Dear students, in lecture 2 Bio-Savart law, we will discuss about मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ये बायो-सावर्ट लॉ के अंडर में आता है। आप देख सकते हो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में। रैंडमली हमने एक वायर ले लिया है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। इस वायर में एक स्मॉल एलिमेंट है DI। उस DI एलिमेंट या DL एलिमेंट, I अगर हम करंट बोले तो DL एलिमेंट में I एम्पियर की करंट रन कर रही है। जितनी करंट इस एलिमेंट से जाएगी I एम्पियर की, उतनी ही पूरे वायर में भी जाएगी, क्योंकि पूरे सीक्वेंस या एलिमेंट्स सीरीज में हैं, राइट। अब देखिए, इस एलिमेंट की वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये हमें टेस्ट करना है। तो ये जो स्मॉल सा करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से R डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमें टेस्ट करना है, राइट। तो अगर हमने इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करा या बायो-सावर्ट का ऑब्जर्वेशन हमने समझा, तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, राइट। अब हम देखते हैं, तो बायो एंड सावर्ट कहते हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंट यानी कि DL लेंथ है जिसके थ्रू I एम्पियर की करंट जा रही है, उस एलिमेंट ने एक P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो वो मैग्नेटिक फील्ड dB होगी। dB क्यों, स्मॉल क्यों होगी? उसका रीज़न ये है क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है। एलिमेंट बहुत छोटा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी होगी। अगर मैं बात करूं पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड dB नहीं B होगा। स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड dB और पूरे वायर का B होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग करंट एलिमेंट यानी कि आइडियल, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये जो पोजीशन है ना, ये जो करंट एलिमेंट DL से पोजीशन है R, स्मॉल r, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब देखो, और साथ ही साथ ये जो एंगल बन रही है थीटा एंगल, उस थीटा एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये चीज, राइट। अगर अब मैं इस सबको मर्ज कर दूं, तो इन सबको अगर मैं मर्ज करता हूं तो समझना ये बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन तो स्केलर है, रेशियो में आता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। यानी कि किसी वायर के एग्जैक्ट एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B की वैल्यू 0 हो सकती है अगर हम इस लाइन को ध्यान दे तो, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के एक्सिस पर, देखो एग्जैक्टली इसके फ्रंट में, यहाँ पर एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि थीटा 0 बन रहा है, राइट। अब देखते हैं, अगर मैं तीनों को मर्ज कर दूं तो मर्ज करके रिलेशन क्या बनता है, dB इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL अपॉन R क्यूब, राइट। अब मुझे यूनिट वेक्टर लगाना होगा, R क्यूब नहीं R स्क्वायर, सॉरी, IDL अपॉन R स्क्वायर। अब देखो dB इक्वल टू ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL क्रॉस R। एक मैंने R वेक्टर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, रीजन है क्रॉस प्रोडक्ट करके साइन आ सकता है, तो नीचे भी R का मल्टीप्लाई कर लिया, R क्यूब हो गया। तो डायमेंशनल ये वैलिड है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, dB, नेक्स्ट लाइन में dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो मैंने लिखा ना आइडियल साइन थीटा, तो ये कैसे लिखा, ये तो R लिखा हुआ है, R इंटू DL। तो उसको लिखने का तरीका मैं बता दूं, वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है
डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। अब इधर आर आया था ना, डी एल क्रॉस आर, तो आर और आर क्यूब में आर कैंसिल हो गया, सिंगल आर बचा। सोचो, मैं एक बार लिख करके दिखा देता हूं, आई डी एल साइन थीटा इंटू आर अपॉन आर क्यूब, तो ये इसको कैंसिल करके आर स्क्वायर लाता होगा। तो ये बन गया हमारा एक रिलेशन। ये बायो-सैवर्ट के ऑब्जर्वेशन से आता है, राइट। इसका जैसे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ था, G(m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर), क्या हमने उसको डेराइव किया था? नहीं, जस्ट लिंक किया था, रिलेट किया था। ओके, तो उस हिसाब से हमने सोचना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि डी बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो आंसर है, ये जो करंट एलिमेंट है ना, ये करंट एलिमेंट छोटा सा जो स्क्वायर शेप में दिख रहा है, उसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये हो जाता है डायरेक्शन ऑफ डीबी। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि डीएल और आर के प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या डायरेक्शन ऑफ डीबी इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, राइट। ये चीज होती है। अब दूसरा तरीका क्या है? पुट योर थंब अलोंग द फ्लो ऑफ करंट एंड चेक द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे कि आपने ऐसे करना है, ये वायर है, राइट, ये वायर है और वायर से इधर की तरफ करंट जा रही है सपोज, हाँ, तो इस तरफ करंट अगर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने का तरीका ये ऑब्जर्वर है। तो ये याद रखें, ये ऑब्जर्वर का राइट है, राइट साइड, और ये है ऑब्जर्वर का लेफ्ट साइड, राइट। तो ऑब्जर्वर के राइट साइड पर हमेशा, सपोज इफ करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट, नॉट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इफ करंट आई इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर at right side of the observer, magnetic field is inward and represented by cross, and the left side it is dot, outward। कैसा होता है? outward होता है। तो ये हो जाता है outward, outward हो गया, और ये क्या हो जाएगा? inward। तो फिर से मैं बता दूं, जब भी ऑब्जर्वर से, ये ऑब्जर्वर है, इससे दूर करंट जाएगी, ये देखो इससे दूर जा रही है इस तरफ, तो ऑब्जर्वर के राइट साइड में हमेशा इनवर्ड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और आउटसाइड कैसा होता है? आउटसाइड किधर होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट। ये हमने पता करना था, पता कर लिया। अब एक चीज और बताता हूं कि हम इसके एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एप्लीकेशन को। तो अब मैं बता दूं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। अब आप समझो इसे कि ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, रिंग को वर्टिकल प्लेन पर रखा गया है, इसीलिए थोड़ी सी प्रेस्ड सी दिख रही है, राइट। और उस रिंग को हमने घुमा करके फ्रंट से भी दिखाया है। ये रिंग और ये रिंग सेम है, राइट, लेकिन इसको मैंने एग्जैक्टली अलोंग द प्लेन कर दिया है, यानी फ्रंट व्यू है, और ये इसका स्लाइटली साइड व्यू है, ये वर्टिकल प्लेन पर दिख रही है। तो वर्टिकल प्लेन पर रखी हुई, यानी कि ये वाला पोर्शन स्क्रीन से बाहर आ रहा है। कौन सा पोर्शन? ये वाला।
और ये वाला पोर्शन स्क्रीन के अंदर है, एम्बेडेड है। मतलब कि आप समझ सकते हो ना, वर्टिकल प्लेन पर रखी हुई रिंग ऐसी दिखेगी, ये वाला पोर्शन बाहर है और ये वाला पोर्शन अंदर है। बाहर का मतलब स्क्रीन के प्लेन से बाहर और ये स्क्रीन के प्लेन के अंदर, यानी कि वर्टिकल प्लेन पर रखी। कहाँ पर रखी है? वर्टिकल प्लेन पर। तो ऐसा हमने मानना है कि ये रिंग वर्टिकल प्लेन पर रखी है। अब रिंग का सेंटर O से x डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। और रिंग का रेडियस r है और डिस्टेंस कितनी है? x रिंग के सेंटर से, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट O डैश पर, राइट। अब आपको मैं बताता हूं, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O डैश यहां पर हम करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O डैश। अब आप देखो, ये रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है सेंटर से, तो r और x दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। वर्टिकल में रिंग रखी है, ये बात याद रखना है हमें, हाँ। और इससे थीटा एंगल, स्लैंटिंग एंगल बनाते हुए एक r पोजीशन जा रही है, राइट। अब r को हम बोल कह सकते हैं, आप ऐसे देखो, r इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2। ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से, समझे। अब देखो, एक कंडीशन मैं बताता हूं, यहां पर बाय बायो-सावर्ट लॉ ये फॉर्मूला होता था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, राइट। अब मैं आप लोगों को बता दूं, म्यू नॉट क्या होता था? वेयर म्यू नॉट इक्वल्स टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या? मैग्नेटिक ये प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, जिसकी वैल्यू होती थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट। ये चीज हुआ करती थी। ओके, अब आप देखो कि ये तो रिंग की रेडियस हो गई और ये हो गया पोजीशन स्मॉल r। अब इस रिंग में ये z डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन z डायरेक्शन, ये करंट रन करने का डायरेक्शन है, राइट। तो करंट इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में रन कर रहा है? इस एलिमेंट पर z डायरेक्शन में। आप सोचो, इधर से करंट जा रही है ये येलो ब्लू कलर के एरो से, और उसका इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है? z डायरेक्शन में। कैसे आ रहा है? आप एक इमेजिन करो, ये फिर से मैं सेम बात बताऊंगा। वर्टिकल रिंग है, वर्टिकल रिंग पर जब करंट चलेगी तो वो ऐसे इधर की तरफ मूव करेगी, इस पॉइंट पर ऐसे मूव करेगी, इस पॉइंट पर ऐसे मूव करेगी, इस पॉइंट पर ऐसे मूव करेगी, राइट। तो वो चीज हमने बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो, ये स्क्रीन के बाहर है। स्क्रीन के बाहर का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन है। क्या आउट ऑफ द प्लेन है? ये तो करंट फ्लो का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, राइट। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर और ये करंट एलिमेंट जिसका डायरेक्शन z में है, z कैप में, राइट, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर, यानी कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं,
तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dB, राइट। अब ये जो बना मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, समझना थोड़ा। ये 90 डिग्री है, कैसा है 90 डिग्री, सपोज कर लो 90 डिग्री दिख तो रहा नहीं है, राइट। ये 90 डिग्री है पे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के साथ, तीनों के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। जैसा कि मैंने बताया था बी का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन dl और r के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी डायरेक्शन ऑफ b इज along the direction of cross product of current element and position vector, right। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में dB परपेंडिकुलर इस एलिमेंट से बन रहा था, ऊपर वाले एलिमेंट से, राइट। वैसे ही एक और एलिमेंट इधर भी होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नीचे की तरफ। क्या हम ये चीज इमेजिन कर सकते हैं? तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ dB परपेंडिकुलर, राइट। ओनली bx एलिमेंट इज इफेक्टिव, राइट। bx का ही इफेक्ट हमें दिखाई देगा। अब समझते हैं dBx इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एम्पियर करंट जा रही है तो I, और यहां लिख सकते हैं dl वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, राइट। तो स्मॉल r का स्क्वायर लिखेंगे हम, तो स्मॉल r की वैल्यू तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, रेस्ट टू हाफ है, तो स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। और dBx को क्या बोल सकते हैं, dBx है dB cos थीटा, राइट। तो cos थीटा तो पेंडिंग है, इतना टर्म हो गया dB और cos थीटा पेंडिंग है, तो मैंने लिख दिया अभी cos थीटा, राइट, क्योंकि dBx इक्वल टू dB cos थीटा, राइट। अब देखो dBx इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। अब dl स्केलर फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं, राइट। तो IDL cos थीटा, अच्छा cos थीटा को क्या लिखते हैं, एक मिनट बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने लिख दिया, cos थीटा होता है अगर एंगल थीटा ये है। क्यों है ये, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के साथ वाला एंगल लेते थे, रेडियस और पोजीशन वेक्टर वाला एंगल, तो मैंने थीटा इधर माना हुआ है, राइट। तो cos थीटा को लिख सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के अपोजिट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई, क्या cos थीटा की वैल्यू हो गई, आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ। ये तो अभी मैं dBx को क्या लिख सकता हूं, देखता हूं। ये अगर मैं dBx को इंटीग्रेट करके b बनाना चाहूं, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dBx, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट। और ये हो जाएगा r। अब dl का इंटीग्रेशन कर देंगे, dl का इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई r। क्यों 0 to 2 पाई r, क्योंकि रिंग की पूरी लिमिट 2 पाई r तक होती है, ठीक है। तो 2 पाई r तक ये एलिमेंट बनेगा अपना, तो dl को इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई आर, और dl का भी बन जाएगा 2 पाई r, dl का l बनेगा इंटीग्रेशन के बाद, और l की वैल्यू लिमिट से 2 पाई r मिल जाएगी, राइट। ओके, तो 2 पाई r हो गया, ठीक है। dl का इंटीग्रेशन है, dl का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r तक लिमिट लगा के ये मिलता है, डिवाइडेड बाय
4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 कनेक्टेड। तो b इक्वल टू हो जाएगा ऊपर 2 पाई नीचे 4 पाई, थोड़ा कैंसिल होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 ये बन जाएगा, राइट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में हम देख रहे हैं dbx तो प्लस का आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो प्लस का आई कैप हो गया, राइट। ऐसे बनता है। तो फाइनल रिलेशन हमारे पास बन गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक फेमस रिलेशन है, इसको अंदर लिख लेते हैं। ये आई कैप का डायरेक्शन है, राइट। ये डायरेक्शन है आई कैप, करंट नहीं है, करंट तो कैपिटल आई से मैंने लिखी हुई है ये, ओके। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। क्या मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो इस डायग्राम में अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x 0 हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट o डैश पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा, तो x को 0 होना चाहिए। तो इस फार्मूले में x को 0 पुट कर दो तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, राइट। तो BC इक्वल्स टू, मैं इस फार्मूले में x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो BC, C इज फॉर सेंटर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर क्यूब, राइट। आई कैप डायरेक्शन है, तो आर क्यूब और आर स्क्वायर मैनेज होकर के मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r बन जाता है, राइट। डायरेक्शन अगर लिखना हो तो प्लस का आई कैप लिख सकते हैं, ये बनता है, ओके। तो अब इस तरीके से हम आगे बढ़ें और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क। कोई भी आर्क है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जैसे BO, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पर BO होगा, राइट। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो हमने लिखना ही है, कनेक्ट होता है। बस ये याद रखें, थीटा अपॉन 2 पाई, ये एक एडिशनल फ्रैक्शनल एंगल हम इसमें सेट करते हैं, तो इसी हिसाब से आर्क बनता है। अब सोचो थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाए तो 2 पाई कैंसिल, तो ये बचेगा। ये फार्मूला तो एग्जैक्टली ये फार्मूला है ना, कंप्लीट सर्कल वाला। और वैसे भी थीटा की वैल्यू 2 पाई कंप्लीट सर्कल में ही होती है। अब देखो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इसलिए एक यूनिवर्सल रिलेशन है थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर थ्रू रेडियस। तो मैं बोलूंगा बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन पाई। तो इतना ही रखेंगे, इतने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाएगा अलग अलग एंगल की वैल्यूज के लिए, राइट। ये बात समझ में आती होगी, आई थिंक सभी को समझ में आती होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो स्ट्रेट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो ये जो वायर दिख रहा है ना फाइनाइट है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड्स नोन है। अब वो एंड यही वायर है, वायर तो यही है,
ओके, फाइनाइट है, और ए और बी टू एंड्स हैं, वो आर पोजीशन पर, ये आर पोजीशन पर पॉइंट पी पर अल्फा एंगल और बीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं टू एजेस, टू एंड्स। पहला एंड बी पॉइंट पी पर अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, और पॉइंट ए पॉइंट पी पर बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट। तो इसके लिए रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन एल्फा, पी पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल अगर साइन के साथ लिए जाएं तो रिजल्ट मिलता है, और थीटा और फाई अगर कॉस के साथ दिए जाएं तो भी एक ही बात होती है, साइन बीटा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, ये देखो, करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और सपोज करते हैं ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर है, राइट। तो ऑब्जर्वर का राइट ये है और ऑब्जर्वर का लेफ्ट ये है, ये राइट है और वो लेफ्ट है। तो ऑब्जर्वर का राइट जहाँ पर क्रॉस होता है, तो पॉइंट भी तो ऑब्जर्वर के राइट में है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, तो डायरेक्शन मैंने बता दिया क्रॉस, इनवर्ड होगा, राइट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि एक एंड फाइनाइट पर है और दूसरा इनफाइनाइट पर है, यानी कि इसमें ये वाला एंगल तो बीटा बन रहा था, अगर हम इसी से कंपेयर करें, यहां पर बीटा वाले एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, एंगल बीटा 0 हो गया, बंद हो गया ना, यहां पर तो कोई एंगल ही नहीं। तो देखते हैं कि इसका रिलेशन कैसा बनेगा, सेम इसी फार्मूले में अल्फा की वैल्यू देखो 90 हो गई, ये अल्फा एच से टच हो जाता था, मतलब ये जो बी से आने वाली आर्म है ये पोजीशन, राइट, ये अल्फा एंगल बना रही थी। अब ये इस डायग्राम में ये साइड तो इनफाइनाइट को चली गई है, कहाँ चली गई, इनफाइनाइट को, तो उसको टच करने के लिए इसको भी ऐसे इन्फिनिटी को निकलना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल 0 डिग्री हो गया, राइट। तो 90 डिग्री एंड 0 डिग्री जैसा हमें दिख रहा है। तो 0 डिग्री किधर बन रहा है, देखो सीधा सीधा वो अटैच हो रहा है जाकर के, ओके। तो पहला एंगल 90, ऊपर वाले अगर डायग्राम से कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू 90 है, जब इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाता है कोई एज तो 90 डिग्री बनाता है, और फाइनाइट एंड पर हमेशा 0 बनाता है। तो बीटा इसमें 0 हो गया और अल्फा 90 हो गया, राइट। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकालता हूं तो बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा, यानी कि साइन 90 प्लस साइन 0। तो आफ्टर ऑल अपने पास बन गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, राइट, ये हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, कनेक्ट होता होगा आई थिंक, राइट। अब देखो ये हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अगर एक एंड फाइनाइट और दूसरा एंड इनफाइनाइट है तो, राइट, इनफाइनाइट है तो, हाँ। अब देखो बोथ एंड्स आर एट इनफाइनाइट, यानी कि इधर अल्फा एंड बीटा दोनों ही, अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इनफाइनाइट होता है ना तो 90 एंगल बनता है अल्फा का, अगर बीटा भी इन्फिनिटी एंड के लिए है, देखो नीचे बीटा बन रहा था ना, तो बीटा भी अभी बीटा ना रह करके वो 90 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट उस एज से मिलने के लिए पैरेलल हो जाएगा, राइट, 90 बनाएगा। तो बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इज ऑल्सो
90 डिग्री, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर कि फार्मूला क्या बनेगा। I इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन अल्फा तो 90 हो गया, प्लस साइन बीटा वो भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो 90 प्लस 90 यानी कि 1 प्लस 1 2, नीचे के 4 को मैनेज करेगा वो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये हो गया B की वैल्यू, राइट। किसकी वैल्यू? B की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, ये बन गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब टू फाइनाइट एंड्स आर मेकिंग सम एंगल, तो एक एंड ये है फाइनाइट और दूसरा फाइनाइट एंड ये है, और वायर की एग्जिस्टेंस केवल यहीं पर है, ये, राइट। एक्चुअल में वायर केवल इतना ही है, इतना, राइट। अब देखो मैं बताता हूं कि इसके लिए क्या बनेगा। तो इसके लिए B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R तो लिखना ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने R माननी है। अब साइन अल्फा, लेकिन बीटा में तो वायर ही नहीं है, बीटा के अपोजिट में तो वायर ही नहीं है, तो बीटा वाला एंगल हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बीटा को हमने माइनस करना है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो इस फॉर्मूले को भी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंस इसका एक पैटर्न होता है जो मैंने डिस्कस कर लिया अभी, ओके। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, ये कैसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, देखो अब ये भी मैंने डिस्कस किया कि दो फाइनाइट एंड के वायर हैं, उस कंडीशन को हम अप्लाई कर दें इस वायर के लिए भी, इस वायर के लिए भी, इस वायर के लिए भी और इस वायर के लिए भी, चारों के लिए। तो और सबको ऐड कर लें, या फिर हम क्या करें, देखो इस पॉइंट पर हमने चारों वायर, इस वायर को, इस वायर को, इस वायर को और इस वायर को ऐड करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, राइट। या तो फिर ये देखें रिलेशन आपका ये बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई 8 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB, ठीक है। फॉर स्क्वायर A इक्वल टू B हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, B इक्वल टू A या B किसी के भी टर्म में लिख सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई 8 और ये हो जाएगा √2 अपॉन A, राइट। ये बन जाता है, या सिंपली बोलूं तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, 4 पाई का 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई, ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय A, राइट। इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ओके। ये भी फार्मूला हो सकता है। अब देखो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कैसे होंगे, ये तो एक कंसेप्चुअल एप्लीकेशन है, ये सारे फार्मूले हैं हमें याद रखने हैं। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कैसा होगा, ये देखो आप लोग, बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस खाली डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए और बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए, उसी पर हम काम करते चले जाते हैं और फार्मूले डेराइव होते चले जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में, सपोज करें कि
इस वायर में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और वो ब्रिज के थ्रू ऐसे जाती हुई करंट, ब्रिज बनाया ना बीच में ये उठा सा, अब देख रहा हूं कि आई एम्पियर की करंट आ रही है और वो इधर से आ गई घूम करके। तो सपोज करो ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है, और ऑब्जर्वर का राइट, आप अपने आप को भी ऑब्जर्वर मान सकते हो और ऑब्जर्वर का लेफ्ट ये। तो ऑब्जर्वर के लेफ्ट में क्या होता था, डॉट होता था, आउटवर्ड होता था मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मुझे ये पता चल गया कि अच्छा इधर पर ऑब्जर्वर किधर है, इसके लिए भी ऑब्जर्वर वही हम रखेंगे, सेम ऑब्जर्वर है, राइट। तो इससे भी करंट दूर जा रही है क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए करंट दूर जा रही है। इस कंडीशन के साथ राइट में करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता था। तो मैं फिर से बता दूं, इसको मैंने बोला B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है और इसका मैग्नेटिक फील्ड B3 है, राइट। देखते हैं, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, देखो एक एंड फाइनाइट है और दूसरा एंड इनफाइनाइट है इस वायर का, और ये सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस वायर की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन, फार्मूला क्या पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 0 हो गया और साइन बीटा 90 हो गया। तो 0 प्लस 90 यानी कि 0 प्लस 1, तो यही रहेगा B1। और B1 B2 दोनों सेम है, इंटू 2 कर देंगे, राइट। B1 और B2 सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है ना, तो ट्वाइस कर दिया। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, डॉट, ये डॉट कर दिया। तो फिर से मैं बता देता हूं कि ये B1 है, B1 इक्वल्स टू मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर लिखा, 4 पाई आर साइन अल्फा, अल्फा 90 हो रहा है क्योंकि एक एंड फाइनाइट और दूसरा एंड इनफाइनाइट पर है इस वायर का। तो उसके लिए फार्मूला यही होता था, साइन अल्फा 0 और साइन बीटा 90 करके, या साइन बीटा 0 साइन अल्फा 90 करके। तो उस कंडीशन से B1 की वैल्यू बन गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्ट ऊपर से हमने रिलेशन मिल जाता है, कहाँ से मिल जाता है देखो बता देता हूँ। ये देखो एक एंड फाइनाइट और दूसरा एंड इनफाइनाइट है, तो उसका रिलेशन यही बनता था ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब जैसा वायर ये है वैसा ही वायर ये भी है, तो क्या होगा, ट्वाइस लिखना पड़ेगा। और डायरेक्शन कैसा होता है, ऑब्जर्वर के राइट में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है क्रॉस, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है डॉट। तो सेंटर पर अगर फाइंड करना है तो ऑब्जर्वर का लेफ्ट होगा, मतलब डॉट फील्ड बनेगा, राइट। तो डॉट के लिए मैंने डॉट लिख दिया, कनेक्ट होता है। और B3 कितना हो जाएगा, B3 आप अपने फिंगर को इस डायरेक्शन में बेंड करो, राइट हैंड फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को इस डायरेक्शन में बेंड करना है। तो राइट हैंड फिंगर को ही करना है, और कुछ करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो राइट हैंड फिंगर्स को मैंने इस डायरेक्शन में कर्ल किया, और थंब का डायरेक्शन देखो आउट ऑफ द प्लेन है कि नहीं, बाहर की तरफ है कि नहीं, आउट ऑफ द स्क्रीन या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है कि नहीं। अगर मैं मेरे राइट हैंड फिंगर को ऐसे कर्ल करता हूं तो थंब को बाहर रखूं तो थंब आउटवर्ड जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी डॉट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R, कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 अपॉन
और दोनों को ऐड करना था ना, 2r कॉमन ले लिया तो 1/पाई प्लस 1, ये आंसर आया। चाहो तो एलसीएम ले लो इसका, राइट। एलसीएम क्या बनेगा, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr पाई प्लस 1, ये बनेगा। ये हो गया बी नेट। राइट, अब देखते हैं, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड। अब ये सेमी सर्कल है, तो पहले मुझे इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करना है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मैं देखता हूं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए थंब का डायरेक्शन हमारा किधर रहता है, आउट ऑफ द प्लेन। सपोज करो आपने अपने राइट हैंड फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल किया। क्यों करेंगे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज क्यों करेंगे, क्योंकि करंट तो एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर सकते हैं। ये याद रखें, फिंगर करंट भी हो सकता है और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। मतलब ये कि जो भी चीज कर्व्ड होगी उसको फिंगर से ही रिप्रेजेंट करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे लूप बना रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने फिंगर का यूज करना होगा। अगर करंट ऐसे लूप में चल रहा है तो करंट के लिए हमने फिंगर को कर्ल करना होगा। तो डिपेंड करता है कौन सी चीज कर्व्ड है, कर्ल है या लूप बना रही है, उसके लिए हम फिंगर का यूज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल करंट के लिए फिंगर यूज करेंगे या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करेंगे। हम दोनों में से किसी को भी, जो भी कर्व्ड है या सर्कुलर लूप में चल रही है, कर्व्ड पाथ पर चल रही है, उसके लिए फिंगर का यूज करते हैं। अब देखो, तो अगर मैंने फिंगर को इधर कर्ल किया तो थंब का डायरेक्शन सेंटर पर किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना, थंब बाहर हो जाता है, राइट हैंड थंब। हाँ, तो इसको मैंने बोला B1 और इसका मैंने बोला B2। तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब r कितना है यहाँ पर, 2r है। और एंगल कितना होता है सेमी सर्कल में, थीटा पाई होता है, थीटा अपॉन 2π। थीटा पाई है इसलिए मैंने पाई लिख दिया, थीटा अपॉन 2π पढ़ रहे थे ना। तो ये बन गया B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, आउट होगा, डॉट होगा। तो 4 2 8r, ये बन गया, राइट। म्यू नॉट आई अपॉन 8r, डायरेक्शन हो जाएगा डॉट का। डॉट को प्लस का के कैप बोलते हैं और क्रॉस को माइनस का के कैप बोलते हैं, राइट। तो B1 आया। अब B2 देखो, B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन, सेम पैटर्न लगा दो सेम मेथड से। तो ये तो r है, ये 2r था तो 8r बन रहा है, ये केवल r है अंदर वाला, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4r, हाफ हो जाएगा उसका। अब अपने राइट हैंड फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करो, ठीक है। तो देखोगे थंब का डायरेक्शन O पॉइंट पर अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब क्रॉस हो गया। तो B नेट कितना आ जाएगा, B नेट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लिया, राइट। और ये बन जाता है 1/2 माइनस 1, राइट। 4r कॉमन लिया था इसलिए 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस का 1/2, यानी कि इफेक्टिवनेस किधर आएगी, जिसकी वैल्यू कम है क्रॉस के डायरेक्शन में आएगी, माइनस का के कैप बनेगा। तो बी नेट इक्वल टू आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 4 2 8 लिख लो क्योंकि एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का के कैप, राइट। ये बन जाता है। अब देखता हूं, ये एक सेक्शन
सेमी सर्कल का है थोड़ा सा, और ये स्ट्रेट वायर है और ये दूसरा स्ट्रेट वायर है। तो स्ट्रेट वायर का एक एंड फाइनाइट और दूसरा एंड इनफाइनाइट को जा रहा है, ये फाइनाइट और वो इनफाइनाइट। ऐसी कंडीशन में ऑब्जर्वर मैं बनाता था, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से राइट साइड में क्रॉस होता है और ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में डॉट होता है। तो ये ऑब्जर्वर का लेफ्ट साइड है, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो तो लेफ्ट साइड में ही है ऑब्जर्वर के, तो लेफ्ट यहाँ पर हमने सोचना है। तो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और अगर मैं इधर देखता हूँ, ये ऑब्जर्वर से दूर जाने वाली करंट पर ही हमने काम करना है। करंट शुड मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, देन ऑब्जर्व द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। एट लेफ्ट साइड magnetic field is dot, at right side magnetic field is into the plane, means cross। अब देखेंगे तो ऑब्जर्वर का राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो यहाँ पर भी डॉट होगा, यानी कि दोनों वायर से यहाँ पर डॉट बन रहा है पॉइंट ओ पर, राइट। अब आप समझ सकते हो, क्या समझोगे कि ऑब्जर्वर के राइट में क्रॉस यानी कि इनवर्ड बनाना है, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में डॉट बनाना है, और पॉइंट ओ दोनों ऑब्जर्वर के लेफ्ट में ही पड़ रहा है, यानी कि डॉट होगा। ये याद रखना, जब भी ऑब्जर्वर बनाना तो करंट को ऑब्जर्वर से दूर की तरफ मूव कराना, फ्लो कराना, राइट। अब देखो, तो ये मैंने निकाल लिया B1, B2 और B3। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, B1 प्लस B2 इक्वल टू 2B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 4R। 4R होता था ना, 4 पाई R, 4 पाई R, ये हो गया। अब B3 को निकालेंगे, B3 को, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा इसका, डॉट हम डिसाइड कर चुके हैं। B3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4R। सेमी सर्कल के लिए ये भी ऊपर का हम चेक कर चुके हैं, ये देखो यहाँ पर B3 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4R। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी डॉट होगा, तो B नेट कितना आ जाएगा, B नेट आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R। वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4R, और मैंने इसको तो कैंसिल ही कर दिया है, तो ये बन जाएगा 2 म्यू नॉट, यानी कि 2 अपॉन पाई माइनस, अच्छा दोनों ही डॉट हैं तो प्लस हो जाएगा +1, राइट। ये हो गया आंसर। इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखो, तो ये बन जाएगा B नेट की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 4R, 2 प्लस पाई, और एलसीएम से नीचे भी एक पाई आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही नहीं। और ये देखो, वायर का एक इनफाइनाइट और दूसरा एंड इनफाइनाइट, एक वायर का एंड फाइनाइट है और दूसरा एंड इनफाइनाइट, तो इसके लिए भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, राइट। और साथ ही साथ करंट ऐसे रन कर रही है, सपोज कैसे रन कर रही है, जैसा मैंने बनाया, ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई। तो वायर के एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, उसी की लाइन पर है, देखो उसी की लाइन पर है ना। तो ऐसा सोचना है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये B1 मान लो, इसको B2 मान लो, और B3 का तो कोई काम ही नहीं है, तो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन, I एम्पियर की करंट आ रही है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, जैसा कि हमें रिलेशन पता है। और डायरेक्शन क्या होगा, सपोज करो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के राइट साइड में क्रॉस होता है और लेफ्ट साइड में डॉट होता है, तो ऑब्जर्वर का लेफ्ट साइड ही है ये, जहाँ पर O है और वहाँ डॉट होगा,
तो यहाँ पर मैंने लिख देना है डॉट, राइट। और अब B2 देखेंगे, B2 हो जाएगा। अब आप इस करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो, तो फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो किधर आता है, थंब इन जाता है, थंब अंदर की तरफ जाता है ना। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, सेमी सर्कल के लिए 4R हो जाता है और हो जाएगा क्रॉस। तो बी नेट कितना आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई माइनस 1, राइट। और ये आ जाएगा के कैप, क्योंकि क्रॉस और डॉट तो के को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से क्या बचेगा वो डिसाइड किया जाएगा फर्दर। म्यू नॉट आई अपॉन 4R, पाई भी लगा लेते हैं क्योंकि एलसीएम ले लिया है, 1 माइनस पाई, और ये हो गया के कैप। वेक्टर लगाना पड़ेगा, वेक्टर भी इसको, राइट, ये बनता है। अब देखते हैं आगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 सिमिलर सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस ये 2 सिमिलर सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R are laying concentrically with their planes at right angles to each other. The current flowing in them are I and I root 3 respectively. The magnetic field at the center of the coil is, देखो इसमें I root 3 करंट जा रही है और इसमें I करंट जा रही है, जैसा कि गिवन है, और दोनों, इसकी रेडियस R है और इसकी भी रेडियस R है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है और इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ऐसा मैंने मान लिया। तो B1 को सॉल्व करेंगे। B1 इक्वल्स टू बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R, राइट। और B2 क्या बनता है, B2 बन जाता है म्यू नॉट आई रूट 3 अपॉन 2R। बी नेट क्या बन जाएगा, बी नेट बन जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकलेगा। तो बी नेट आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रेज टू हाफ म्यू नॉट आई अपॉन 2R, 3 प्लस 1 4, की रूट वैल्यू 2, यानी कि ये बन जाता है म्यू नॉट आई अपॉन R इक्वल टू बी नेट। ये बन जाता है, राइट। ओके, ये तो था सिस्टम। दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट भी पाइथागोरस से निकाला है। तो सिंस दे आर परपेंडिकुलर, ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन देखेंगे। A circular coil carrying a certain current produces a magnetic field B naught at its center. The coil is now rewound so that 3 turns and same current is passed through it. The new magnetic field at center. The new magnetic field at center is, देखो आपको मैं बता दूं कि फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अगर ये ऐसा है तो अगर मैंने उसी वायर से n नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, तो n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब 3 टर्न्स बना दिए, टर्न्स 3 है, थ्राइस ऑफ म्यू नॉट आई, राइट, अपॉन,
अब तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर 3 हैं तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन वायर इज कांस्टेंट, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज कांस्टेंट, राइट। तब तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, n म्यू नॉट आई अपॉन आर का फंडा लगाया मैंने, यानी कि बेसिक फार्मूला देखा जाए तो n से ही स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ टर्न्स अभी तक 1 हुआ करते थे तो हम n की वैल्यू 1 ले लेते थे, लेकिन अब n हो गया तो n को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। b डैश इक्वल्स टू, तो पहले n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 मैंने रख दिया, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 3 3 9 म्यू नॉट आई अपॉन आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन आर को क्या बोलते हैं, अब ये 2 भी होता था, 2 मिस हो गया था, 2r होता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो b डैश इक्वल्स टू 9b, ओके, या 9b नॉट, अगर इनिशियली b नॉट था तो b नॉट ही था, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, तो 9 टाइम्स b नॉट, राइट। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब एक और देखेंगे, 2 straight long conductors AOB and COD are perpendicular to each other and they carry current I1 and I2. The magnitude of magnetic induction at a point P at a distance from the point O in a direction perpendicular to the plane ABCD is. अब देखो आप लोग, ये d डिस्टेंस है ना, अब तो d डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें I है और उसमें भी I एम्पियर की करंट जा रही है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा इसको मान लो AOB में I1 है और इसमें I2 है, म्यू नॉट I अपॉन I1 अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी, ठीक है। और B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट, अच्छा ये क्यों लिखा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, एक्चुअल में दोनों करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो उस कंडीशन में हमने इस वायर के लिए और इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, डी डिस्टेंस पर, और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है। तो म्यू नॉट, तो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए फार्मूला तो यही होता था 2 पाई डी 2 पाई आर करके, राइट। अब देखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन I2 अपॉन 2 पाई डी, तो बी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में है तो रिजल्टेंट तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, है ना, रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर बनेगा I1 स्क्वायर प्लस I2, क्योंकि ये डिफरेंट है, यही रूट में रह जाएंगे अंदर। तो बी नेट की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, सॉरी रेज टू हाफ, ये हो गया आंसर, राइट। ये क्योंकि ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, पहले तो वायर्स के ओरिएंटेशन ही परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो होना ही पड़ेगा, इसलिए परपेंडिकुलर जब भी होगा तो हमने पीजीटी लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। और एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये वाला डायरेक्शन Z मान लो, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O इफ द वायर कैरीज करंट I। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वर बनाया, ऑब्जर्वर का राइट ये है और ऑब्जर्वर का लेफ्ट ये है, तो राइट में क्रॉस होता है, क्या होता है, क्रॉस, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की वजह से यहाँ पर क्रॉस होगी। और सिमिलरली
ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ करंट अगर हम बनाए तो इधर ऑब्जर्वर इधर बनेगा और इस वायर पर करंट दूर जा रही है। अब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर का राइट ये होगा तो यहाँ पर भी क्रॉस होगा, राइट, और ऑब्जर्वर का लेफ्ट होगा, यहाँ पर डॉट। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बाहर चले गए, वो क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। तो अगर मैं B1 और B3 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, अच्छा ये देख लेते हैं, ऊपर y है तो y के अपोजिट, क्रॉस का मतलब y के अपोजिट। वैसे तो क्रॉस का मतलब माइनस के होता था, लेकिन इसमें के ये दे दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए इधर पर क्रॉस का मतलब कुछ और निकलेगा। क्रॉस का मतलब y के अपोजिट में, क्योंकि इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली नीचे की तरफ। तो देखो इसके अपोजिट में माइनस का y एक्सिस होगा, यानी क्रॉस का मतलब यहाँ पर y एक्सिस है, y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट, क्योंकि y के देखो अपोजिट में नीचे माइनस का y बनेगा ना, और जस्ट अपोजिट में ही तो क्रॉस होता है, ठीक है। तो अगर मैं B1 और B2 की बात करूं, B1 प्लस B2 ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन एक एंड फाइनाइट, एक एंड फाइनाइट है और दूसरा इनफाइनाइट है। तो ऐसे केस में 4 पाई आर लगाते हैं, 4 पाई आर, और डायरेक्शन किधर होगा, क्रॉस का होगा। ये हो जाएगा ड्यू टू बोथ वायर, ड्यू टू बोथ वायर, बोथ वायर, राइट। अब देखना ये जो सेमी सर्कुलर लूप दिख रही ना, इसकी वजह से चेक करेंगे, ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, ये मैं लिखूंगा B2। अच्छा B1 प्लस B3 था ये, सॉरी, ये B1 प्लस B3 था, ड्यू टू बोथ वायर, वायर में B1 और B3 था, ठीक है। अब मैं बात करूंगा B2 की, तो B2 इक्वल्स टू, अब देखो अपने फिंगर को, जैसे रोड में ऐसे टनल बनी रहती है ना, टनल गुफा टाइप, ये तो इस यूं सोचो ऐसे करंट चल रहा है, यानी कि हम अपने फिंगर को ऐसे कर्ल करें तो थंब का डायरेक्शन ऐसे टनल के अंदर चला जाएगा ना, टनल के अंदर उस साइड। ये देखो इस साइड में Z है, तो Z के अपोजिट में उस साइड में क्या होगा, माइनस का Z, राइट, माइनस का Z होगा। तो B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन सेमी सर्कल के लिए 4R, म्यू नॉट I अपॉन 4R, और अंदर की तरफ हो जाएगा क्रॉस, राइट, और क्रॉस कैसा क्रॉस, मतलब ये Z वाला होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस का J कैप, क्योंकि Y के अपोजिट था, Y के अपोजिट होता है माइनस का J कैप, और ये हो जाएगा माइनस का K कैप, प्लस के Z का अपोजिट माइनस का K कैप, ये हो जाएगा ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। अब देखो बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R, माइनस कॉमन ले लिया, राइट, 1 अपॉन यानी कि J कैप अपॉन पाई प्लस K कैप, ये बन जाता है डायरेक्शन, राइट। अब इन दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, वेक्टर फॉर्म में है ये, बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर फॉर्म के बगैर लिखना है, बाय मैग्नीट्यूड P नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4R, ये तो कॉमन ले लिया। अब ये बन जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1, राइट, तो पाई स्क्वायर प्लस 1, और ये पावर हाफ भी रहेगी क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो म्यू नॉट I, पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना, यानी कि इसको स्केलर फॉर्म में लिखा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर। तो म्यू नॉट I अपॉन 4R तो कॉमन आउट हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 4R, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ, और ये पाई बाहर भी आए, राइट। तो ये हो गया बी नेट। और आज हम इतना ही रखते हैं।